चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या सफर का अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस कहाँ तक कर चुका है। अभी तक हम बात किए हैं कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने किस तरीके से ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को बताया, किस तरीके से हम ये जानने का प्रयास में ये जानने में लगे हैं कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो आपने पढ़ते हैं आप डीएनए है, एक्चुअल डीएनए है कैसे, उसके हम एविडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ध्यान देना, उसके एविडेंस कहने के प्रमाण। भाई साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे हैं, वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो नहीं जान रहे, वो ये नहीं कर रहे हैं कि आप तो भाई डीएनए बोलते हैं, आज आप डीएनए पढ़ते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे हैं। क्या नहीं मान रहे? साइंटिस्ट लोग ये नहीं मान रहे हैं एक्चुअल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये नहीं मान रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे हैं और अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। ध्यान देना, जिसके लिए ग्रेट साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने सिद्ध कर दिया। आगे चल करके उसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया ब्रे मैकलॉड मैकॉर्टी ने। उन्होंने ये चीज बताया कि हाँ भाई, जो आखिर जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ध्यान देना, जिसके लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि जो आपका आर सेकंड वाला बैक्टीरिया था, यस थर्ड में आकर उसका क्या मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ था, हाँ या ना। जिसके लिए उन्होंने बायोमॉलिक्यूल को आइसोलेट किया था। आइसोलेट करने के बाद ये चीज क्लियर किया कि हाँ भाई, आखिर डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, जो पहुंचता है। ध्यान देना, तो इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट ब्रे मैकलॉड मैकॉर्टी ने क्या कहा, सिद्ध कर दिया डियर फ्रेंड। अब एक बला और आ गई, अब साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो क्या है भाई, वो क्या है, उसने बताया कि वो प्रोटीन है, हाँ या ना। वो कह रहे थे प्रोटीन है आनुवंशिक पदार्थ, और कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं डीएनए। मतलब कि इसमें विवाद छिड़ गया। अब अभी कुछ लोग प्रोटीन भी मानने लगे। तो भाई इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, जिनका नाम है हर्षे चेज साहब। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट। यानी कि हर्षे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, ध्यान देना। अब हर्षे चेज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया। बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु के ऊपर किया। तो जीवाणु भोजी विषाणु का मतलब कि बैक्टीरियोफेज एकदम क्लियर कर लेगी माइंड में, एकदम स्टूडेंट एकदम क्लियर कर लो पहले तो। अब यानी कि अभी भी साइंटिस्ट लोग कुछ नहीं मान रहे हैं, जिसके लिए हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, इसको हम बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम जानते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट है क्या। ध्यान देना, डिटेल में समझेंगे, आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो के डियर स्टूडेंट। लास्ट तक वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। इसको दिया किसने, इसको देने वाले साइंटिस्ट जो थे हर्षे एंड चेज साहब ने इसको बताया। और कब दिया था, 1952 में। ध्यान देंगे, 1952 ईस्वी में इसको दिया गया। यानी कि जस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब के बाद ये कहानी शुरू हुई। यानी कि साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके लिए हर्षे चेज साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किसके ऊपर कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज के ऊपर कर रहे हैं। जानते हैं बैक्टीरियोफेज होता क्या है। ध्यान दें, यहाँ पे एक टर्म आया है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफाज जिसको पढ़ते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस। यानी बैक्टीरियोफाज जिसको बैक्टीरियोफेज बोला करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। ध्यान देंगे, यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है आखिर होता क्या है, इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, हाँ या ना। ध्यान देंगे, बैक्टीरियोफेज है क्या। इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, भाई भोजी है, जीवाणु भोजी विषाणु। ध्यान देंगे, जीवाणु भोजी विषाणु, इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु का मतलब कि ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु को खाने वाला। इस
शब्द से टर्म से क्लियर है, जीवाणु भोजी। ध्यान देना, किसका भोजी? जीवाणु का। क्या? भोजी। भोजी मतलब खाने वाला, किसको? जीवाणु को। और क्या है ये? एक वायरस है। एक क्या है? वायरस है। एक ऐसा विषाणु है, एक ऐसा वायरस है जो किसको खाता है? जो जीवाणु को खाता है। एकदम क्लियर कर लो, जो जीवाणु पर इन्फेक्शन अपना करता है। सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे। अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस का एक सिंपल सा डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो बैक्टीरियोफेज वायरस कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान देंगे, अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस को ड्रा करने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका बैक्टीरियोफेज हुआ करता है। हाँ, सिंपल सी बात है। और बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। ध्यान देना, इसके अंदर जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाया करता है। हाँ या ना? और ये इसका हेड वाला रीजन, इसको बोलते हैं, इसका हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका हेड बोलते हैं। और यहाँ पर ये इसका क्या होता है? नेक होता है। नेक मतलब गर्दन वाला। और ये जो देख पा रहे हो स्प्रिंग के जैसा, इसको बोला करते हैं सीथ। हाँ या ना? इसको क्या बोला करते हैं डियर स्टूडेंट? इसको हम सीथ बोलते हैं। स्प्रिंग के जैसा होता है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठता है तो अपने सीथ को नीचे की तरफ, यानी कि अपने सीथ को, जैसे स्प्रिंग जो होती है तानेंगे, बढ़ेगी, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, अपने पोजीशन पे आ जाएगी। तो स्प्रिंग के जैसा ये क्या होगा, एकदम पिचक जाएगा, एकदम नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिससे क्या करता है, आसानी से अपना डीएनए इन्फेक्शन कर सकता है। यानी कि अपना आसानी से अपना डीएनए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। हाँ ना? जिससे बैक्टीरिया पर अपना इन्फेक्शन कर पाता है। सिंपल सी बात कर रहे हैं। अभी हम इसको दिखाएंगे कैसे क्या करता है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है डियर स्टूडेंट? इसके क्या है? टेल फाइबर है। क्या है इसके? टेल फाइबर है। टेल फाइबर यानी कि उसकी पुच्छ है। यहाँ पे क्या होता है? इसका प्लेट होता है। सिंपल सी बात करें, ये प्लेट है। हाँ, तो एक सिंपल सा हमने बैक्टीरियोफेज वायरस का क्या बनाया, फिगर बनाया, डायग्राम बनाया। तो अब हम बातें करते हैं, ध्यान दें। तो अभी आपको ये चीजें एकदम क्लियर कर रखना, बैक्टीरियोफेज वायरस होता क्या है, फिर से देखेंगे। बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस जो किस पर अपना इन्फेक्शन करता हो? बैक्टीरिया पर। हाँ या ना? यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ईट करता हो, जो बैक्टीरिया को खाने वाला जीवाणु भोजी विषाणु, उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। यानी कि एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अपना इन्फेक्शन करेगा, किसी ऊपर? बैक्टीरिया पर, यानी कि जीवाणु पर अपना इन्फेक्शन करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम जीवाणु को इसका बनाए, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। सिंपल, अगर हम जीवाणु कोशिका बनाए तो ये देखो कुछ इस तरीके से। ये क्या है? सपोज करो एक बैक्टीरियल सेल है। हाँ या ना? एक क्या है? बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। ये बना देते हैं इसका खुद का डीएनए, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज नोन एज प्लाज्मिड। ये देखो प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। सिंपल सा। अब क्या होता है? अब जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है, अटैक करता है, तो क्या करेगा? सिंपल से अपने शीत को क्या करता है? नीचे की तरफ बैठाता है। ये नीचे की तरफ अपने शीत को करते 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 एकदम नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही नीचे आ जाएगा तो प्रक्रिया कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा वहां पर। हाँ या ना? आपको ये ऐसे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, वीडियो के आपको अंतिम तक बने रहना है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखो ऐसे आपको दिखाई देगा। हाँ या ना? देखो शीत को क्या कर लिया? एकदम चिमोड़ लिया। अब क्या होगा? अपना जो डीएनए होगा इसके अंदर क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। सिंपल सा, अपना डीएनए क्या कर देगा? इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। हाँ या ना? अब अपना डीएनए क्या किया? ट्रांसफर किया। अब ये करता क्या है? ये भाई क्या करता है कि बैक्टीरिया के डीएनए को काट देता है। ध्यान देना, बहुत खतरनाक प्रोसेस करता है। बैक्टीरिया के डीएनए को काट देगा। पूरे बैक्टीरिया के डीएनए क्या हो जाएंगे? काट जाएंगे। लास्ट में जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ध्यान देंगे, इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम बताने का प्रयास करें तो जैसे डीएनए काट देगा, ये देखो ये डीएनए को काट दिया। किसके डीएनए को काटा है? किसके डीएनए को काटा है भाई? बैक्टीरिया का डीएनए कट गया। देखो ये बैक्टीरिया का डीएनए कट गया। अब कहने का मतलब कि ये क्या करता है? बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर अपना कब्जा जता लेता है। यानी बैक्टीरिया की जो मशीनरी होती है उस पर क्या कर लेता है? पूरा कब्जा कर लेता है। इसका डीएनए, किसका डीएनए? बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ध्यान देना। अब मनचाहा प्रोटीन बनाता है। मनचाहा प्रोटीन मतलब अपने अनुसार भैया प्रचुरन करेगा, बहुत सारा अपना संख्या बढ़ाएगा। सिंपल सी जनन कर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, बहुत सारे इससे क्या बनेंगे? इसमें कहने का मतलब कुल मिलाकर के जब भाई मशीनरी पर कब्जा कर ले रहा है, इसकी जेनेटिक एक्चुअल मटेरियल पर यानी पूरा कब्जा कर ले रहा है, तो क्या होगा? मनचाहा प्रोटीन बनाएगा, जैसा मन करेगा। अपने अनुसार का मन का मौजी हो गया।
मन का मोजी हो गया तो बहुत सारा रिप्रोडक्शन करेगा। इस तरीके से बहुत सारे क्या बनेंगे, ये देख पा रहे हो। इस तरीके से बहुत सारे क्या बन जा रहे हैं, बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। यानी जितने डीएनए के टुकड़े होंगे नए नए, उतने से क्या बनेंगे, नए नए क्या बनेंगे, डीएनए में बैक्टीरियोफेज बनेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। अब लास्ट में ये क्या करते हैं, इसकी वाल को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। ये देखो बैक्टीरियोफेज वास क्या किए, इस तरीके से बैक्टीरिया को इसके खोल को तोड़ के बाहर कर दिया, वाल को बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, अब ये भी इन्फेक्शन करेंगे किसी दूसरे बैक्टीरियोफेज के ऊपर। हाँ या ना। इस तरीके से क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। हाँ या ना, एक सिंपल सी प्रोसेस है। अब क्या किया हर्षचंद्र साहब ने, क्या किया, अब इन्होंने देखा कि इस तरीके से जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर ही रहा है तो हम एक काम करते हैं। हर्षचंद्र साहब ने क्या किया, हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो कि इन्होंने दो मीडियम लिया, ध्यान देना, दो मीडियम का इस्तेमाल किया, यानी कि दो रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिए। सिंपल सी बात करते हैं, अभी आपको घबराना नहीं है वर्ड से। जैसे देखो ये दो बैक्टीरियल सेल थी, हाँ ना, इन्होंने दो बैक्टीरियल सेल को लिया, किसने, हर्षचंद्र साहब ने। अब सिंपल सा क्या लिया, दो क्या ले रहे हैं, फिर से देखो, दो क्या लिया, अरे भाई दो क्या लिया, यानी कि दो आपका क्या लिया, बैक्टीरियल सेल लिया। अब दो बैक्टीरियल सेल को अटैक कौन कर रहा है, बैक्टीरियोफेज करेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखो बैक्टीरियोफेज, इधर भी बैक्टीरियोफेज, ये देखो इसको अटैक करवाओ, ये बैठ गया है, ये देखो बैठ गया है अपना कब्जा जताने के लिए। अब इन्फेक्शन करेगा, अब क्या होगा, इसका अपना डीएनए होगा। हाँ या ना, क्या होगा भाई, डीएनए होगा। तो इसका खुद का डीएनए बना देते हैं, ये देखो इसका डीएनए, ये अपना खुद का डीएनए। हाँ या ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पहले बताओ। हाँ या ना। इस कंडीशन को हर्षचंद्र साहब ने क्या, आप भी जानते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण करा। क्या कहा, संक्रमण, फर्स्ट स्टेप हुआ है, ध्यान देना। अब इस स्टेप के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक काम कर दिया, इसमें एक काम किया, क्या काम किया, बैक्टीरियोफेज के अंदर लेबलिंग कर दी। एक को किससे लेबल किया, एक को इन्होंने प्रोटीन कोड से लेबल किया, यानी सल्फर, कुल मिलाकर इसको इन्होंने क्या किया, यानी कि दैट इज द रेडियो एक्टिव, रेडियो, ध्यान देंगे क्या किया इन्होंने डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव 35 यस, यानी कि 35 यस मतलब सल्फर, एटॉमिक वेट इसका दिए गए हैं, यानी सल्फर से क्या किया, इसको लेबल कर दिया। किससे लेबल कर दिया डियर स्टूडेंट, सल्फर से लेबलिंग कर दी। किससे लेबलिंग कर दी, सल्फर से। किसको लेबल कर रहे हैं, पहले वाले को। अब भाई सल्फर किसमें पाया जाता है, आपको पता होगा सल्फर किसमें पाया जाता है, बताओ, प्रोटीन में पाया जाता है। हाँ है ना। अब इस वजह से इसको लेबलिंग कर दे रहे हैं, यानी सल्फर किसमें, डिटेक्टर के प्रोटीन में पाया जाता है। रेडियोएक्टिव 35 सल्फर, वही सिंपल सा चीज, किससे क्या रेडियोएक्टिव कर दिया सल्फर से, सिंपल सा। यानी लेबल प्रोटीन कैप्सूल, किसको लेबल किया, लेबल प्रोटीन, पूरा लिख दे दो, लेबल प्रोटीन कैप्सूल। और इसमें क्या, किसको लेबल किया, इसमें इन्होंने लेबल कर रहे हैं, इसमें सिंपल सा लेबलिंग किया, दैट इज द रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस, इसमें फास्फोरस की लेबलिंग कर रहे हैं, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। और किसके लेबल इसमें क्या होगा, लेबल कैप्सूल, यानी लेबल डीएनए, सिंपल सा लेबल डीएनए, लेबल। अब आप कंफ्यूज होंगे, लेबल डीएनए क्यों लिखा है यहाँ पे, लेबल प्रोटीन क्यों लिखा है, जानना चाहोगे इसका मतलब, जानो सिंपल सा। आपको पता होगा प्रोटीन में क्या पाया जाता है, भाई सल्फर पाया जाता है, हाँ या ना, यानी कि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है ना भाई। तो यहाँ पे सल्फर लिखे हैं, सल्फर किस में डिटेक्टेड होगा, प्रोटीन में होगा, हाँ या ना। तो भाई साइंटिस्ट नहीं मान रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट मान रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, तो इसके लिए एक को लेबलिंग कर दे रहे हैं हर्षचंद्र साहब, एक को लेबलिंग कर रहे हैं सल्फर से, और दूसरे को किससे लेबलिंग किया, दूसरे को किससे लेबलिंग किया, फास्फोरस से। अब फास्फोरस किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। आप सोच रहे हैं कैसे डीएनए पाया जाता है, भाई आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी है, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट समूह, नाइट्रोजनस बेस एंड, भाई फास्फेट समूह, नाइट्रोजन एंड पेंटोज शुगर, इसी 300 चीज मिलकर बना होता है ना भाई, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, हाँ या ना, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, पहले बताओ, हाँ या ना, बोल रहे थे ना। तो हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं डियर, 2 मिनट आपका एक दीजिएगा,
यहाँ पे देखो, अब ये चीज यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे इन्होंने लेबलिंग किया, अब सेम क्या होगा जैसे उसमें देख रहे थे, अब इन्फेक्शन करेंगे, अब इन्फेक्शन करेंगे तो अपना डीएनए इसमें छोड़ देंगे, हाँ या ना। अब ये अपना डीएनए इसमें छोड़ दिए, देखो ये डीएनए छोड़ दिया, अपना डीएनए, ये डीएनए छोड़ दिया, हाँ या ना, आया कि नहीं आया, ये देखो ये अपना डीएनए यहाँ पे छोड़ा, हाँ या ना। देखो अब इसमें इन्होंने सपोज करो, इसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे जो कोटिंग कर रहे हैं किसी प्रोटीन कैप्सूल कोट कर दी है, हाँ या ना, यानी कि सल्फर की कोटिंग की है कैप्सूल को, और इसमें किससे लेबलिंग किए है, इसमें इन्होंने किससे लेबलिंग किया भाई, इसमें इन्होंने सिंपल सा किससे लेबलिंग किया है, फास्फोरस से, हाँ या ना। अब क्या होता है अगले कंडीशन में, यानी जिसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, दूसरा स्टेप क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग मतलब क्या करेगा भाई, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होगा ये अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, ये देखो ये अपना डीएनए क्या किया, ट्रांसफर करेगा कुछ पश्चात, आसानी से अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया। और अब डीएनए ट्रांसफर करने के बाद कंडीशन जो होती है जिसको बोलते हैं नंबर सेकेंड स्टेप, जिसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट ब्लेंडिंग बोला करते हैं, हाँ या ना, क्या बोला करते हैं इसको हम, ब्लेंडिंग बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं डियर स्टूडेंट, ब्लेंडिंग। अब क्या करेंगे लास्ट में इसके सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब लास्ट में हमको झांक के देखना है, ध्यान देना, अब क्या झांक के भाई देखना है, अब इसमें ये चीज पता करना है कि, ध्यान देंगे, अब इसमें ये चीज पता करना है कि इस डीएनए में आखिर है क्या, इस डीएनए में डिटेक्ट क्या हुआ, ध्यान देंगे। अब लास्ट में भाई सारे बैक्टीरियोफेज भी निकलेंगे, जैसे उसमें हमने बताया था पहले कंडीशन में, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है हमने पहले ही बता दिया था, तो उस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज भी निकलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये देखो बैक्टीरियोफेज, ये देखो मजा कर रहे हैं, ये निकल गए, इधर भी बैक्टीरियोफेज है ना, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं पहले बताओ। तो क्या हो रहा है कि बैक्टीरियोफेज इस तरीके से बाहर निकल जा रहा है। अब क्या हुआ कि अब इसको क्या करते थे हर्षद जी साहब, इसको क्या करते थे तीसरे स्टेप में, इसको बोलते थे, इसको करते क्या थे, इसको इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे, क्या करते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे, हाँ या ना, इससे क्या करते थे डियर स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या पता चलता था, अब इस डीएनए से ये पता चलता था सेंट्रीफ्यूगेशन करते, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसमें क्या गया था, यानी कि 35 सल्फर नॉट डिटेक्टेड, ध्यान देना, इसमें सल्फर नहीं डिटेक्ट होता है, यानी कुल मिलाकर जो रिजल्ट नो रेडियोएक्टिव सल्फर, नो रेडियोएक्टिव, कुल मिलाकर लिख सकते हैं नो रेडियोएक्टिव 35 यस, यानी 35 सल्फर, जो सल्फर की कोटिंग किए थे इसमें रेडियोएक्टिव जो है डिटेक्ट नहीं हुआ, नो रेडियोएक्टिव 35 सल्फर डिटेक्टेड, ध्यान देना, डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरियल सेल, यानी जीवाणु कोशिका में क्या हुआ कि सल्फर नहीं दिखाई दिया, जीवाणु कोशिका के डीएनए में, यानी जो सल्फर नहीं दिखाई दिया, डीएनए किसका है, वायरस का डीएनए, सल्फर नहीं, वायरल डीएनए भाई, सिंपल सी बात है, दिखाई नहीं दिया, सल्फर नहीं डिटेक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें हरते चीज साहब ने इस कंडीशन में देखा तो क्या हुआ भाई, सिंपल था, यानी कि रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस डिटेक्टेड, ध्यान देंगे, डिटेक्टेड इन सेल, यानी कि क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक बार देखेंगे ध्यान से, एकदम सिंपल सी कहानी है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हुआ कि जो फास्फोरस था वो फास्फोरस क्या हुआ, जैसे इन्होंने देखा इसके डीएनए में झांक कर, जैसे ही देखा तो डीएनए में क्या मिला 35, यानी कि कुल मिला के 32 फास्फोरस दिखाई दिया, यानी कि रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड 32 फास्फोरस इन द सेल, यानी कि फास्फोरस जो था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, आसानी से ट्रांसफर हुआ, आसानी से स्थानांतरित हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये डीएनए में आया, और डीएनए में क्या होता है, सिंपल सी बात है, डीएनए फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, तो इससे क्लियर हो गया कि हाँ भाई डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित होता है। आप सोच रहे हैं प्रोटीन क्यों नहीं है भाई, प्रोटीन सिंपल सी बात है, प्रोटीन बाहर ही रह गया, प्रोटीन खोल इसका बाहर ही रह जाएगा, ये देखो जैसे अपना डीएनए छोड़ा, प्रोटीन खोल बाहर ही रह गया ना भाई, वायरस का प्रोटीन खोल, जो वायरल का बैक्टीरियोफेज वायरस का जो प्रोटीन खोल है
वो बाहर ही रह गया। अब प्रोटीन खोल बाहर ही रह गया तो क्या हुआ भाई, डीएनए उसका ट्रांसफर होगा आसानी से, यानी 35S जो सल्फर था वो प्रोटीन में पाया जाता है, तो सल्फर प्रोटीन खोल में ही रह जाएगा, हाँ या ना, जिसकी वजह से सल्फर इसमें नहीं दिखेगा, सल्फर इसमें नहीं पाया जाएगा, इस डीएनए में सल्फर नहीं होता है। लेकिन वही कंडीशन, दूसरे कंडीशन को लेवल किया था कौन से रेडियो एक्टिव से, फास्फोरस से, तो फास्फोरस क्या हुआ, दिखाई दिया, हाँ या ना। फास्फोरस क्यों दिखाई दिया, क्योंकि फास्फोरस किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। पेंटोज पेंटोज शुगर फास्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, हाँ या ना। यानी कि फास्फेट था उसमें, तभी तो आपका इसमें दिखा, तभी तो इसमें डिटेक्ट हुआ डियर स्टूडेंट, तभी तो रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस हमने देखा इन द सेल, तभी तो हम सेल में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 32 फास्फोरस देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या देखा, इसमें भाई नहीं दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया भाई, सिंपल सी बात है, प्रोटीन नहीं दिखाई दिया, प्रोटीन नहीं। अब इससे क्लियर हो गया भाई, सल्फर जो होता है प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, पता है कि नहीं, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। जब प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, प्रोटीन खोल बाहर ही रह गया ना, ये देखो सल्फर यहीं पे रह जाएगा, सल्फर क्या होगा, यहीं पे रह जाएगा, इसके खोल में ही, समझ पा रहे हो, यानी सल्फर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो डीएनए एडीएनए दिखाई दिया। लेकिन फास्फोरस में भाई, जो फास्फोरस होता है वो डीएनए में पाया जाता है, डीएनए जो मिलकर बना होता है, फास्फेट से मिलकर बना होता है, तो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, तो आसानी से ट्रांसफर हुआ, आसानी से स्थानांतरित हुआ, सिंपल सी बात है, पहुंचा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जिससे हमने ये सिद्ध किया, जिससे हमने ये पता कर लिया, जिससे हर्षचेत साहब ने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, हाँ ना। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से एकदम पुख्ता प्रमाण मिल गया कि हाँ, जो साइंटिस्ट लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, आपस में जो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ भाई, जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल क्या है, अब इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है। अरे भाई, कितने साइंटिस्ट लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना। फ्रेडी ग्रिफिथ साहब परेशान हो गए थे चूहे जिला करके, भाई चूहे जिला के परेशान हो गए थे कि नहीं, घर में चूहे पाल लिए थे, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया, उनके स्टूडेंट आगे सिद्ध कर दिए, एवरी मैकलॉड। फिर आगे क्या होना है, हर्षचेत साहब आए, और हर्षचेत साहब ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया, और बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो हर्षचेत साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उस दौरान इन्होंने क्या देखा, ये देखा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, वो क्या होता है, डीएनए ही होता है। इसके लिए उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया, यानी कि 35 सल्फर का एटॉमिक वेट से हम देख सकते हैं, वहाँ पे सल्फर से कोटिंग कर दी, और सल्फर किसमें होता है, प्रोटीन में होता है। जब प्रोटीन में सल्फर होता है तो भाई, प्रोटीन जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग के बाद क्या हो, सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद लास्ट प्रोसेस में उनको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, 35S नहीं दिखाई दिया, सल्फर नहीं दिखाई दिया। क्यों सल्फर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है, प्रोटीन खोल बाहर ही रह गई, अंदर क्या गया, डीएनए गया, जो कि डीएनए दूसरे कंडीशन में जिसको रेडियोएक्टिव फास्फोरस से लेबल किया था, तो क्या हुआ, फास्फोरस मिल गया, फास्फोरस डिटेक्ट हो गया सेल में। क्यों डिटेक्ट हुआ, क्योंकि भाई फास्फोरस जो होता है डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, हाँ या ना, हमने बात किया है, हमने पढ़ा भी है, आपने पढ़ा भी है भाई, फास्फोरस पेंटोज शुगर, पता होगा, पेंटोज शुगर फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है आपका डीएनए। तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया, वहाँ पर डिटेक्ट हुआ गया फास्फोरस, हाँ या ना, डिटेक्ट हो गया। अब इससे पता चल गया, अब इससे डियर स्टूडेंट ये पता चल पाया कि एक्चुअल आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही वह जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ध्यान देना, हाँ या ना। ये चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई, ये कंट्रोवर्सी एकदम क्लियर हो गई, ध्यान देना। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज का एक्सपेरिमेंट, खास करके कंपटीशन के लेवल पर, और भी आपके बोर्ड में भी दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, बोर्डिंग में भी ये पढ़ना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इसको कमेंट करके पूछेंगे। अभी आगे हम काफ़ी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये चैप्टर समाप्त कर दें, तो जिससे वो आगे का चैप्टर हम डिस्कस कर पाए। और ये चैप्टर डियर स्टूडेंट देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 पूरी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा समझ देने वाला चैप्टर यही है। जब तक आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आगे आप काफ़ी चैप्टर को मिस कर देंगे पढ़ने में, ध्यान देना, बहुत दिक्कत होगी आपको। तो इस चैप्टर में लेक्चर ज़्यादा हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आगे का चैप्टर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी, समझ पा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है,
समझ पा रहे हो ना। तो इस चैप्टर थोड़ा ये टफ भी बच्चे समझते हैं, ये चैप्टर को टफ समझते हैं, लेकिन टफ नहीं है, टोटल चैप्टर समझने वाला चैप्टर है, टोटल समझने वाली चीजें हैं। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे आपको सब चीज समझ में आएगा। तब भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट वगैरह होता है, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना करते हैं, लेकिन जाते जाते आप कुछ चीज दिखा के जाते हैं, ध्यान देना, जाते जाते कुछ आपको चीज दिखाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स है, वाटसन क्रिक मॉडल। ध्यान देगा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना। अब आप देख पा रहे होंगे इतना खूबसूरत किसने बनाया, स्टूडेंट ने बनाया, त्यारार्थी। ध्यान देख पा रहे हो, क्लास 12 की एक बच्ची जिसने ये इसको ड्रा मतलब कि अपने हाथों से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसको बनाने का प्रयास किया है, ध्यान देना। तो आप भी इस तरीके से डियर स्टूडेंट बनाइए। तो इसमें देख पा रहे हो किस तरीके से उसने जो बना के लाया था, तो हमने भाई ले लिया, हम कहे दो भाई बहुत अच्छा दिख रहा है डियर स्टूडेंट, भाई सिंपल सा। अब इसने देखो कितना खूबसूरत बनाया है, ये इसने क्या किया था कि कागज से कटिंग करके बनाया, ध्यान देना। कागज है जो सुट्टा होता है, जो घर पे नॉर्मली आता है, कागज से करके बनाया है, ध्यान देना, बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इससे आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, समझ लो भाई, समझ लो, कुछ तो बेनिफिट ले लो इसका। ये देखो ये क्या है, बैकबोन है डीएनए का, हाँ या ना, ये बैकबोन है भाई, 5 डैश तो 3 डैश 3 डैश 5 डैश, अभी आगे पढ़ेंगे भी। और यहाँ पर जो डीएनए का बैकबोन है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है इसके, क्या है डीएस में नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, बीच में देख पा रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार। और यहाँ पे इतनी खूबसूरती से इन्होंने लिखा भी है कि एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। दैट्स ग्रेट। इस तरीके से स्टूडेंट जब मतलब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जिज्ञासु अपने आप में बनना बहुत बड़ी बात है, इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। और इसने देखो कि इतनी खूबसूरती से ये काम किया है, यहाँ पर उन्होंने फास्फेट को लिखा है, ध्यान देना, फास्फेट, फास्फेट शुगर, देखो फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर ना, मतलब देख पा रहे हो, फास्फेट फिर शुगर फिर फास्फेट, फिर दिख रहा है शुगर, ब्लैक कलर का शुगर है। और शुगर से जस्ट बॉन्डिंग कौन किया है, कौन किया है, नाइट्रोजनस बेस, हाँ है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें क्या समझते हैं, और काफी चीजें इससे हम समझ लेते हैं सिंपल से। अब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आप देख पा रहे हैं, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, होता है। इस तरीके से आपके पेपर में आता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। अब इसका ये डायमीटर कितना हमने बताया था, बताओ फटाक से, कितना डायमीटर बताया था, 20 एंगस्ट्रॉम ना, 20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेजर ग्रुप की 34 एंगस्ट्रॉम, और नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी ध्यान देंगे, ये वाली दूरी भाई, ये वाली दूरी, दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी, ये जो दूरी देख पा रहे हो इसने, ये दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, हमने बताया था सिंपल सा, हाँ है ना। रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग हमने ये भी बताया था कि एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ता है, और थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से भी जुड़ सकता है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, या साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड किससे, गुआनिन से जुड़ सकता है। काफी खूबसूरती से उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा बनाया है। और एक चीज डियर, वहां पे हमने हर्षचेज का नियम पढ़ाया। हर्षचेज का नियम क्या है, बताओ हर्षचेज का नियम क्या है, डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन के होता है, हाँ या ना, सिंपल से हमने बताया था, आप समझ पा रहे हो नहीं, नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरिमिडिन होता है, प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। वहां पे एक हमने इक्वेशन बताया था, एक समीकरण बताया था, भाई बताया था कि नहीं, कि रिकॉल किया करो, तुम भूल जाते हो उतना जल्दी, इसको एक दो बार रिवाइज किया करो, बहुत जरूरी है। एडेनिन प्लस थायमिन बराबर गुआनिन प्लस साइटोसिन, इक्वेशन एक समीकरण बनाया था ना भाई, एडेनिन प्लस थायमिन बराबर गुआनिन प्लस साइटोसिन। उससे आपको क्वेश्चन भी कंपटीशन में काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कभी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते, कुछ स्टूडेंट कहते हैं वीडियो इतना लंबा बना देते हैं, वीडियो लंबा की वजह से डियर देखते नहीं, तो देन आज के लिए इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।